कश्मीर की पहाड़ियों का ये अहम तरीन पुल एक ऐसी जगह पर वाक़ था जहाँ सिर्फ एक ही सड़क जाती थी। ये सड़क पीछे की तरफ से एक ऊंची पहाड़ी के सांप की तरह चक्कर काटती हुई ऊपर से होकर दूसरी पहाड़ी की तरफ आती थी। ये पुल दोनों पहाड़ियों के दरमियान बना हुआ था। कमांडर शेरवान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर इस पुल को देखो, इसका अच्छी तरह से जायजा लो। उसके बाद हम इस पुल को उड़ाने का कोई काबिल अमल और मौसर प्लान बना सकेंगे। हमारी खुफिया कमीनगाह से ये पुल खच्चरों पर आधे दिन की मुसाफत पर था। हमने दूसरे दिन कश्मीरी किसानों वाला लिबास पहना और खच्चरों पर बैठकर मुंह अंधेरे पुल की तरफ चल पड़े। सारा रास्ता पहाड़ी था। हम कई घाटियों और बरसाती नालों में से गुजरे। दोपहर के बाद एक टीले की उतराई उतरे तो कमांडर शेरवान ने थैले में से दूरबीन निकालकर मुझे दी और दूर एक जानिब इशारा किया। वो रहा पुल। मैंने दूरबीन के बगैर उसकी तरफ देखा। दूर दो पहाड़ियों के दरमियान काफी बुलंदी पर एक ऊंची घाटी के दरमियान एक पुल का धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। दूरबीन में से पुल थोड़ा साफ मगर धुंधला नजर आ रहा था। ये लोहे का पुल था और बड़ी बड़ी कैंचियों को जोड़कर बनाया गया था। कमांडर शेरवान कह रहा था, पहले यहाँ एक लकड़ी और रस्सों का पुल हुआ करता था, मगर भारतीय फौज ने जब कश्मीर पर कब्जा किया तो यहाँ फौज ने बड़ा मजबूत लोहे का पुल बना दिया और इस पुल को उड़ाने की कोशिश में हमारे कई मुजाहिद अब तक शहीद हो चुके हैं, मगर पुल को जरा सा भी नुकसान न पहुंचा सके। मैंने कहा, हमें पुल को करीब से जाकर देखना होगा। हम उस तरफ पहाड़ी की घाटी में जाएंगे, आगे तक नहीं जा सकते। भारतीय फौज के मोर्चे हैं जहां ऑब्जर्वर दूरबीनें लगाए 24 घंटे इलाके में रहते हैं। हम खच्चरों पर बैठ गए और खच्चरों को एक टीले की चढ़ाई पर डाल दिया। ये खास कश्मीर की पहाड़ियां थीं। चीड़ और चनार के दरख्तों की कतारें पहाड़ियों की ढलानों चोटियों तक चली गई थी, मगर भारतीय गासिब फौज ने कश्मीर की बहार का हुस्न खाक और खून में मिला दिया था। जिस पहाड़ी पर हमारी खच्चरें जा रही थीं, वहाँ चनार के दरख्तों के अलावा अखरोट और खुबानियों के घने दरख्त भी थे। हम आम कश्मीरी किसान के भेस में थे। हमने लंबे लंबे फटे पुराने फर्न पहन रखे थे। हाथों में औजार थे। खच्चर भी मरियल से थे। कोई देखता तो यही समझता कि कश्मीरी किसान हैं। कमांडो शेरवान इन पहाड़ियों के नशीब फराज से बखूबी वाकिफ था। हम इसी दो पहाड़ियों पर से गुजरकर उस पहाड़ी पर आ गए जहाँ पुल बना हुआ था। कमांडो शेरवान एक खच्चर से उतर गया, कहने लगा, यहाँ खच्चर बांध देंगे। मैं भी खच्चर से उतर पड़ा। हम दोनों ने एक खच्चर एक दरख्त के साथ बांध दिए। कमांडो ने दूरबीन अपने लंबे कुर्ते के पीछे छुपा रखी थी। उस लंबी आस्तीनों वाले दामन वाले कुर्ते को कश्मीरी में फर्न कहते हैं। वो एक जगह दरख्तों के पीछे बैठा सामने देखने लगा। मैं भी उसके पास बैठकर सामने देखने लगा। यहाँ से लोहे का भारी भरकम पुल कुछ फासले पर दिन की रोशनी में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कमांडो शेरवान दूरबीन मुझे पकड़ाते हुए कहा, पुल को गौर से देखो। मैंने दूरबीन लगाकर देखा। यहाँ से पुल का मंजर दूरबीन में बेहद करीब दिखाई दे रहा था। ये बड़ी बड़ी आहनी कैंचियों वाला बड़ा जबरदस्त और मजबूत पुल था जो दो पहाड़ियों को एक दूसरे से मिलाता था। नीचे गहराई में बरसाती नाला था जो बिल्कुल खुश्क था और झाड़ियां उगी हुई थी। पुल की दोनों जानिब लोहे के बड़े बड़े गार्डरों ने उसे सहारा दिया हुआ था। ये चार गार्डर थे जो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे और नीचे पहाड़ी के पहलू में दीवार के अंदर धसे हुए थे। कमांडर शेरवान कहने लगा, इस पुल को जिस शय ने उठा रखा है वो दोनों तरफ के लोहे के 4 बड़े बड़े गार्डर हैं जो पहलू की पहाड़ी की दीवारों के अंदर धसे हुए हैं। दीवारों के अंदर गोल बड़े बड़े सुतून हैं जिनके अंदर ये गार्डर बुनियादों तक चले गए हैं। सुतूनों में एक रिवायत के मुताबिक सीमेंट में लोहे के टुकड़े जलाकर डाले गए थे, जिसकी वजह से पुल की बुनियादें फौलाद की मानिंद हो गई हैं। अगर ऊपर से हम पुल पर डायनामाइट लगाकर धमाका भी करें तो पुल का जंगला उड़ जाएगा, मगर पुल अपनी जगह पर कायम रहेगा। इस वजह से हमारे मुजाहिद इस पुल को अभी तक तबाह नहीं कर सके। मैं दूरबीन लगाए पुल की एक एक जुजियात को गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि पुल को तबाह करने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। उस वक्त मेरे जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। मैंने दूरबीन कमांडर शेरवान को दी और कहा, पुल की सिर्फ एक जानिब टैंक खड़ा है, दूसरा टैंक मुझे नजर नहीं आया। कमांडर शेरवान ने दूरबीन आंखों पर लगाकर कहा, दूसरा टैंक अभी आ जाएगा। हम बारी बारी दूरबीन लगाकर पुल का जायजा लेते रहे। पुल के नीचे मुझे आमने सामने 2 मशीन गन के मोर्चे भी दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद दूसरा टैंक आकर पुल के सिरे पर खड़ा हो गया। पुल पर से एक फौजी कैनवाय गुजरने लगा। कमांडर शेरवान बोला, यह कैनवाय यकीनन कुपवाड़ा गैरिजन के लिए असलहा वगैरह ला रहा है, क्योंकि पीछे हमारे मुजाहिदों ने शब खून मारकर इस गैरिजन का एमुनिशन डिपो उड़ा दिया था। अगर ऐसा न होता तो कुपवाड़ा गैरिजन को एमुनिशन की सप्लाई दूसरी सड़क पर से आती जो 3 पहाड़ों को काट कर वादी में दाखिल होती है और वहाँ हमारे मुजाहिद घात लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इस पुल पर से जो कैनवाय सप्लाई लेकर आते हैं, एक तो वो इस पुल की वजह से बड़ी जल्दी कश्मीर पहुंच जाते हैं, दूसरे इस इलाके में पहाड़ी इतनी पेचीदा नहीं है कि हमारे मुजाहिद वहाँ ज्यादा देर तक घात लगाकर छुपे रहें। हर वक्त भारतीय फौजी के गश्ती दस्ते पेट्रोल करते रहते हैं। मैं दूरबीन की मदद से पुल पर से गुजरते फौजी ट्रकों को देख रहा था। ये बहुत बड़े फौजी ट्रक थे जो तरपालों से चारों तरफ से ढके हुए थे। ट्रक पुल पर से मुसलसल गुजर रहे थे। बाज ट्रकों के सामने की जानिब फौजी मशीन गन्ने लगाई गई थी। घाटी की दूसरी जानिब पहाड़ी ढलान पर मुझे कुछ बकरियां नजर आईं जो झाड़ियों के पत्ते खा रही थीं। इनके दरमियान एक चरवाहा हाथ में लंबी सूटी पकड़े खड़ा उन्हें देख रहा था। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी चढ़ता जाता था। मैंने दूरबीन कमांडर को दी और कहा कि ये चरवाहा वहाँ कैसे आ गया, जरा देखो। कमांडर शेरवान ने दूरबीन लगाकर चरवाहे को देखा और कहा, ये कश्मीरी चरवाहा यहाँ अक्सर देखा गया है। बकरियां चराने आ जाता है, भारतीय इसको कुछ नहीं कहते। यकीनन उन्होंने इसे बेजरत समझकर यहाँ बकरियां चराने की इजाजत दे रखी होगी। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं जहाँ ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है।
कमांडर शेरवान कहने लगा, जा तो सकते हैं मगर इसमें खतरा है क्योंकि वहाँ 2 भारतीय फौजी मोर्चों में बैठे हुए। वो इस चरवाहे को जानते होंगे, हमें देखकर जरूर पकड़ लेंगे कि हम इधर कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। मैंने कहा, हम खास उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, हम उससे दूर ऊपर ही रहेंगे। दरअसल मैं उस जगह को करीब से देखना चाहता हूँ। मेरे जहन में एक स्कीम का खाका तैयार होना शुरू हो गया था जिसके मुतालिक मैंने कमांडो को अभी तक कुछ नहीं बताया था। कमांडो बोला, चले चलते हैं। हम खच्चरों पर बैठकर दूसरी पहाड़ी की तरफ चल पड़े जहाँ पुल का दूसरा सिरा था। हमें दूसरी पहाड़ी तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। हमें काफी फासला डालकर 2 पहाड़ियों के दरमियान में जो खुश्क बरसाती नाला था उसमें से गुजरना पड़ा। आखिर हम दूसरी पहाड़ी पर उस मकाम पर आ गए जहाँ से हमें नीचे फौजी पुल और ढलान पर चरवाहा बकरियां चराता नजर आ रहा था। यहाँ छोटे छोटे दरख्त थे, झाड़ियां ही झाड़ियां थीं और एक जानिब से पहाड़ी पगडंडी पहाड़ी के पहलू की जानिब चली गई थी। हम खच्चरों से उतरकर झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मैंने पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए कमांडो से पूछा कि ये पगडंडी ऊपर चोटी पर जाती है क्या? उसने कहा, नहीं, ये आगे पहाड़ी के अंदर छोटी सी कुदरती सुरंग है, उस तरफ जाती है। वहाँ पहले चरवाहों ने बकरियों के लिए बाड़ा बना रखा था मगर भारतीय फौजियों ने उसे वहाँ से हटा दिया। अब उस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या वहाँ फौजी पहरा लगा हुआ है? नहीं, वहाँ फौजी गार्ड नहीं होता, इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुदरती गार अंदर थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है और फौजियों के मोर्चे वहाँ से काफी आगे जाकर ऊपर की जानिब हैं। मैंने कमांडो शेरवान को अपनी स्कीम की तफसील बता दी। इस पहाड़ी गार का सुनकर मेरे जहन में जो मंसूबा बन रहा था वो मुकम्मल हो गया था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि पुल के इस सिरे के जो फौलादी गार्डर पहाड़ी दीवार के अंदर से होते हुए पुख्ता सुतूनों की बुनियादों में धंसे हुए हैं वो यकीनी तौर पर इस गार के अंदर होंगे या उनका एक हिस्सा जरूर गार के अंदर नजर आता होगा। जब मैंने कमांडो को अपना प्लान बताया तो वो सोच में पड़ गया। कहने लगा, तुम्हारा मंसूबा काबिल अमल नहीं लगता क्योंकि गार के अंदर जाकर सारा काम करना आसान नहीं है। अगरचे यहाँ मुस्तकिल तौर पर कोई फौजी गार्ड ड्यूटी पर नहीं होता लेकिन फौजी इधर गश्त लगाते रहते हैं। इन्हें गार के अंदर जरा सी भी आवाज आई तो वो गार में फायरिंग करते दाखिल हो जाएंगे। मैंने कमांडो से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोशिश करके देख लेने दो, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। कमांडो गौर कर रहा था, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं आज शाम को ही उस कश्मीरी चरवाहे के घर जाकर उससे मिलता हूँ। मैंने उसका घर देखा हुआ है, वो जानता है कि हम हुर्रियत परस्त मुजाहिद हैं। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हम खच्चरों पर सवार होकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से होकर नीचे उतरने लगे। इसी तरह खड्डों, नालों और घाटियों में से गुजरते हुए हम अपनी खुफिया कमीनगाह में वापस आ गए। शाम के वक्त कमांडो शेरवान उस चरवाहे के घर की तरफ चल दिया जिसको हमने फौजी पुल की दूसरी जानिब ढलान पर बकरियां चराते देखा था। कमांडो रात के 10 बजे वापस आया। हम कमीनगाह के अंदर तय खाने में बैठ गए। कमांडो शेरवान कहने लगा, मैंने समदू से बात कर ली है, वो तुम्हारे साथ हर तरह से ताउन करेगा लेकिन एक बार तुम्हें भी उससे मिल लेना चाहिए। मैं कल रात का वक्त दे आया हूँ, कल रात पड़ते ही हम उसके गाँव की तरफ चल पड़ेंगे। रात का वक्त हमारे लिए ज्यादा मौजूद होगा। समदू उस चरवाहे का नाम था। दूसरी रात हमने दोबारा किसानों वाला हुलिया बनाया और खच्चरों पर बैठकर समदू चरवाहे के गाँव की तरफ चल पड़े। ये काफी लंबा रास्ता था, कोई 2 घंटे में हम वहाँ पहुँचे। उसका मकान उसी पहाड़ी के अकब में एक छोटे से टीले के दामन में वाक़ था जिस पर भारतीय फौजियों ने पुल बना रखा था। समदू हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी बीवी ने हमारे लिए साग चावल पका रखे थे। छोटा सा लकड़ी का टूटा फूटा मकान था जिसमें दोनों मियाँ बीवी रहते थे। एक लालटेन जल रही थी। कमांडो ने समदू से मेरा तारुफ कराया। वो मुझसे गले लगकर मिला। हमने खाना खाया। उसके बाद उसकी बीवी समावर में गर्म कश्मीरी चाय ले आई। चाय पीते हुए हमने अपने असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी। कमांडो शेरवान ने सारी बात उसे पहले से बयान कर रखी थी। मैंने समदू से कहा, मुझे तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद की जरूरत है कि तुम इस वक्त बाहर निगरानी करते रहो जब मैं गार के अंदर जाऊं और अगर कोई खतरा हो तो मुझे खबरदार कर सको। समदू कश्मीरी लहजे में मिली जुली पंजाबी उर्दू में बात करता था। वो कहने लगा, मैं आपको अपने मुंह से फाख्ता की आवाज निकाल कर खबरदार कर दूंगा। उसने मुझे मुंह से फाख्ता की आवाज निकाल कर सुनाई। बिल्कुल फाख्ता की आवाज थी। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है कि कल से मुझे तकरीबन हर रोज दोपहर के वक्त वहाँ जाना होगा। तो मुझे अपनी 2-3 बकरियां दे दो जिन्हें मैं चराते हुए वहाँ तक ले आऊंगा। अगर मुझे कोई भारतीय फौजी गश्त करता हुआ मिल गया तो मैं उसे यही कहूंगा कि मैं समदू चरवाहे का भाई हूँ और अगर मेरे बारे में तुमसे किसी फौजी ने पूछा तो तुम उसे भी यही बताना। समदू कहने लगा, लेकिन आप कश्मीरी जबान हमारी तरह नहीं बोल सकते, कहीं भारतीय फौज को शक न पड़ जाए। ये नुक्ता बड़ा अहम था मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कमांडो शेरवान ने भी इस नुक्ते पर कतरे तशवीश का इजहार किया। मैंने कहा, जाहिर है भारतीय फौजी मुझसे कश्मीरी जबान में तो बात नहीं करेगा, वो अपनी फौजी उर्दू में बात करेगा। मैं भी उसी जबान में कुछ मिली जुली पंजाबी और कश्मीरी में जवाब दे लूंगा, उसकी तुम फिक्र न करो। लेकिन इस बात की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि जिस वक्त मैं पहाड़ी गार के अंदर अपने काम में लगा हुआ हूँ और अगर बाहर कोई खतरा हो तो मुझे तुम वक्त पर खबरदार कर दो। समदू बोला, ये बात तुम यकीनी समझो, जब तुम गार के अंदर होगे तो मैं उसके आसपास ही मंडलाता रहूंगा। अव्वल तो दिन के वक्त उधर कोई भारतीय फौजी नहीं आता, अगर आ भी गया तो वो गार की तरफ क्या लेने जाएगा? उसको कुछ शक होगा तो जाएगा। बफर्ज मुहाल अगर उस गार की तरफ रुख कर भी लिया तो मैं फाख्ता की आवाज निकाल कर तुम्हें खबरदार कर लूंगा। कमांडो शेरवान ने जहां मुझसे सवाल किया, अगर फौजी गार में आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो तुम क्या करोगे? वो तो तुम पर फौरन फायर झोंक देगा। मैंने कहा, अगर ऐसी सूरत पैदा हो गई तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। आप लोग उसकी फिक्र न करें, बस ये समझ लें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दूसरे रोज दोपहर के बाद का वक्त तय करके मैं और कमांडो शेरवान समदू के गाँव से उसी तरह खच्चरों पर सवार
सवार होकर वापस रवाना हो गए। पहाड़ी जंगल में रात गहरी अंधेरी थी, मगर अजीब बात है कि पहाड़ों पर रात के वक्त मैदानी जंगलों की रातों का खूब अंधेरा नहीं होता। पहाड़ों पर बगैर चांद की रातों में भी हल्की हल्की सलेटी रंग की रोशनी जरूर रहती है। कमांडो शेरवान मुझे साथ साथ रास्ते के निशान बताता जा रहा था। मुझे ये रास्ता अच्छी तरह याद हो गया था। फिर भी कमांडो शेरवान ने कहा, कल मैं एक बार तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा, उसके बाद तुम्हें अकेले वहां तक जाना होगा, क्योंकि हम दोनों को भेस बदल कर पुल की तरफ जाने का खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। कमांडो का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने कहा, तुम बेशक कल भी मेरे साथ ना आओ, मगर कल मेरा पहला दिन होगा और रास्ते के निशान मैंने रात को देखे हैं, इसलिए कल तो मेरे साथ रहोगे तो मुझे आसानी होगी। कमांडो शेरवान ने कहा, कल मैं जरूर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ मौके का जायजा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे एक्शन शुरू करने का वक्त नहीं आया। मेरी स्कीम और प्लान क्या है, ये जैसे जैसे मेरा मिशन आगे बढ़ेगा आपको इल्म होता जाएगा। अगले रोज दोपहर के बाद मैं और कमांडो शेरवान एक बार फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त हमें समदू के मकान की तरफ नहीं जाना था, बल्कि पुल वाली पहाड़ी के अकबी इलाके में जाना था, जहाँ समदू पहले से वहाँ बकरियां चरा रहा था। वो हमें पहाड़ी पर ही एक जगह दरख्तों के नीचे बैठा मिल गया। कमांडो शेरवान वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, वो उसी वक्त वापस चला गया। मैंने अपना खच्चर वहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बांध दिया। समदू चरवाहे ने 3 बकरियां मेरे हवाले कर दी और एक दरख्त की लंबी छड़ी भी मेरे हाथ में थमा दी और कहा, नीचे घाटी की तरफ मत आना, मैं उसी जगह निगरानी करूंगा। मैंने बकरियों को साथ लिया और उसे मुंह से आवाज निकालकर हाँकता हुआ उस पगडंडी पर आ गया जो पुल की पहाड़ी वाले कुदरती गार की तरफ जाती थी। मैंने सिर्फ एक बकरी की रस्सी थाम रखी थी, बाकी दोनों बकरियां अपने आप साथ साथ चल रही थी। पगडंडी पर दरख्तों के गिरे हुए पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। मैं रुक रुक कर और बकरियों को चराता हुआ आगे चल रहा था ताकि किसी को शक न पड़े। मेरी तेज निगाहें पहाड़ी पगडंडी के सामने की जानिब थी। पगडंडी बल खाती हुई पहाड़ी के दामन में जाकर झाड़ियों में गायब हो गई थी। मैं बकरियों को साथ लिए रुक रुक कर जा रहा था। जहाँ पगडंडी झाड़ियों में गायब हो जाती थी वहाँ आकर मैं रुक गया और गर्दन को खुजाने के बहाने इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर जायजा लिया। वहाँ मुझे आसपास पहाड़ी की चोटी पर कोई फौजी वगैरह नजर न आया। मैंने रस्सी वाली बकरी को वहीं एक झाड़ी की शाखों से बांधा और खामोशी से कदम उठाता झाड़ियों की दूसरी तरफ आ गया, जहाँ मुझे ऊंचे सरकंडों के पीछे एक गार का छोटा सा दहाना नजर आया। मैं सरकंडों को पीछे हटाता गार के अंदर चला गया। ये गार पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ते की तरह था, जिसके ऊपर छत पड़ी हुई थी। दीवारों में से दरख्तों की जड़ें बाहर निकली हुई थी। फजा में मिट्टी की मरतूब बू थी। बाहर से दिन की रोशनी चंद कदम तक साथ रही। फिर मैं अंधेरे में आ गया। गार की दीवारों को टटोल टटोल कर आगे बढ़ गया। अचानक मेरे पांव एक तोदे से टकराए। मैंने झुककर हाथ लगा कर देखा, आगे मिट्टी के ढेर ने गार को आधे से ज्यादा बंद कर दिया था। मैं उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चला गया, जहाँ बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने जेब से माचिस निकाल कर जलाई। मोमबत्ती मेरे पास थी, मगर मैं उसे अभी रोशन नहीं करना चाहता था। माचिस की रोशनी में 3-4 कदमों के फासले पर दीवार थी, जहाँ गार बंद हो जाती थी। मैंने बाएं जानिब दीवार पर निगाह डाली। वहाँ मेहराब की शक्ल में और गोलाई में दीवार एक जगह से बाहर निकली हुई थी। मैं उसके करीब आया तो दिया सलाई बुझ गई। अब मैंने मोमबत्ती रोशन करके जमीन पर एक जगह लगा दी और बैठकर बाहर को निकली हुई गोल दीवार को हाथ लगाकर देखा। ये सीमेंट की गोल दीवार का एक हिस्सा था जो गार से बाहर निकला हुआ था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि ये उस बहुत बड़े सुतून या कुएं की गोल दीवार का एक हिस्सा था, जिसमें पहाड़ी के पुल की एक तरफ के तिरछे फौलादी गार्डर धसे हुए थे और जिसमें सीमेंट, पत्थर और लोहे के टुकड़े डालकर भर दिया गया था। ये पहाड़ी वाले पुल की बुनियाद का एक सुतून था। दूसरा सुतून सामने वाली पहाड़ी की दीवार के अंदर होगा। इन दोनों सुतूनों में से हर एक सुतून पुल की बुनियाद की हैसियत रखता था। अगर ये सुतून आगे की जानिब गिर जाता या नीचे बैठ जाता तो इसके साथ ही फौलादी गार्डर भी नीचे बैठ जाते और पुल एक तरफ से नीचे बरसाती नाले में गिर जाता। मगर ये कोई आम किस्म का सुतून नहीं था कि जिसके साथ बम बांधकर इसे उड़ा दिया जाता। ये सुतून एक किस्म का लोहे और सीमेंट से मुंह तक प्लस्तर किया हुआ कुआं था, जिसके अंदर लोहे के 4 गार्डर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कम से कम 50 फुट तक धंसे हुए थे। मैंने एक पत्थर उठाकर उसे सुतून की मेहराबी दीवार पर आहिस्ता से मारा। ऐसी आवाज आई जिसने मुझे बता दिया कि सुतून अंदर से खाली नहीं है, बल्कि पत्थर की तरह सख्त और अंदर से भरा हुआ है। मैंने अंदाजा लगाया कि सुतून का यह घेरा नीम गोलाई शक्ल में कम से कम 20 फुट का होगा। इस सुतून में शगाफ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसमें शगाफ डालकर अंदर धसे हुए लोहे के गार्डरों तक पहुंचने के लिए इस इलेक्ट्रिकल बर्मे की जरूरत थी, जिससे यूरोप और अमेरिका में पहाड़ियों की चट्टानों को तोड़ा जाता है और उसकी इतनी आवाज होती है कि कम से कम 1 मील के अंदर कोई शख्स बात नहीं कर सकता और सोना चाहे तो सो भी नहीं सकता। जहाँ तो मैं हथौड़ी और छेनी को भी नहीं इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि ऊपर पुल का पहला सिरा था और वहाँ फौजी छावनी बनाकर बैठे हुए थे जो बड़ी आसानी से ये आवाज सुन सकते थे। मैंने इस जगह को कुरेदा जहाँ सुतून के सीमेंट की गोलाई पहाड़ी गार की दीवार में धसी हुई थी। ये पहाड़ मिट्टी के थे और वहाँ मेरे कुरेदने से मिट्टी बाहर गिरने लगी थी। अचानक बाहर से फाख्ता के बोलने की आवाज आई। मैंने जल्दी से फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। मेरी नजरें गार के दहाने की तरफ जमी हुई थी। गार का दहाना रास्ते में मिट्टी के तोदे की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसमें से दाखिल होने वाली दिन की रोशनी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फाख्ता की यह आवाज यकीनी तौर पर समदू चरवाहे की थी, जिसने खतरे की बूझ सूंघकर मुझे अपने मुंह से फाख्ता की आवाज निकाल कर खबरदार किया था। जब 5 मिनट गुजर गए और बाहर से दोबारा कोई आवाज न आई तो मैंने मोमबत्ती उठाकर जेब में डाली और आहिस्ता आहिस्ता गार के मुंह की तरफ चलने लगा। गार के दहाने के करीब आकर मैं एक बार फिर रुक गया।
कान लगाकर बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश की। बाहर किसी वक्त दरख्त पर किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ रही थी, मगर ये फाख्ता की आवाज नहीं थी। मैं बड़ी एहतियात के साथ गार के अंदर से निकलकर सरकंडों की ओट में बैठ गया और सरकंडों में से दूसरी तरफ देखा। मेरी तीनों बकरियां झाड़ियों के पास मौजूद थी। एक बकरी बंधी हुई थी और अपनी जगह पर खड़ी खड़ी झाड़ियों पर मुंह चला रही थी, और दूसरी 2 बकरियां कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे इधर उधर मुंह मार रही थी। समदू चरवाहा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी सोटी झाड़ियों के पास ही थी। मैं आहिस्ता से उठकर सरकंडों से निकलकर झाड़ियों के पास आ गया और मुंह से हा ऊ की आवाजें निकालता बंधी हुई बकरी को खोला, छड़ी उठाई और पगडंडी पर वापस चल पड़ा। जरा आगे गया तो समदू को देखा, जो एक पत्थर पर बैठा हाथ के इशारे से मुझे पीछे जाने का कह रहा था। मैं तेजी से उल्टे पांव वापस चल पड़ा और झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद समदू चलता हुआ मेरी तरफ आया और मुझे ऐसा इशारा किया कि मैं बकरियों को लेकर दूसरी तरफ पहाड़ियों के ऊपर हमवार तख्ते पर आ जाऊं। वो खुद भी बकरियों को हाँकता हुआ ऊपर की तरफ ले गया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपनी तीनों बकरियों को साथ चलाता लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ा। ऊपर दरख्तों के दरमियान एक हमवार जगह थी जहाँ समदू जमीन पर बैठा हुआ था। मैं भी उसके पास जाकर चरवाहों की तरह जमीन पर बैठ गया। समदू कहने लगा, जिस वक्त मैंने तुम्हें फाख्ता की आवाज निकाल कर खबरदार किया था, उस वक्त ऊपर से एक डोगरा फौजी नीचे उतरकर गार के करीब से गुजरा था। मुझे डर लगा कि कहीं वो गार के अंदर तो नहीं जा रहा। वो अंदर तो नहीं आया था। मैंने कहा, नहीं, अंदर नहीं आया था। वैसे मैंने तुम्हारी आवाज सुनते ही मोमबत्ती बुझा दी थी और चौकस हो गया था। समदू कहने लगा, अब तुम ऐसा करो कि मेरे पीछे पीछे थोड़ा फासला डालकर चले आओ। हमें अब यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। मुझे डर है कहीं किसी फौजी को तुम पर शक न पड़ गया हो। वो बकरियों को लेकर आगे आगे चल पड़ा। मैंने भी अपनी तीनों बकरियों को अपने साथ लिया और समदू के पीछे पीछे चलने लगा। दूसरी तरफ थोड़ी सी उतराई उतरने के बाद दूसरे टीले के दामन में एक जगह दरख्तों में चश्मा बह रहा था। हम वहाँ आ गए। बकरियां चश्मे में पानी पीने लगी। हमने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया और पत्थरों के पास बैठ गए। समदू ने कहा, थोड़ी देर में इनका तीसरा पहर हो जाएगा। जहाँ पहाड़ियों में बड़ी जल्दी शाम हो जाती है। सूरज पहाड़ों के पीछे जाता है तो अंधेरा छा जाता है। मैं उसी वक्त बकरियां लेकर घर वापस जाता हूँ। तुम भी अब वापस चले जाओ। क्या तुम्हें वापसी का रास्ता मालूम है? मैंने कहा, मुझे सारे रास्ते याद हो गए हैं। समदू ने पूछा, कोई मतलब की बात मालूम हुई गार के अंदर से? मैंने उसे कुछ न बताया, सिर्फ इतना कहा, अभी तो मैं गार के अंदर से अच्छी तरह देख भी नहीं सका। मुझे कुछ रोज तक यहाँ आना पड़ेगा, फिर कुछ फैसला करेंगे कि क्या करना है। हमने एक बड़ी अक्लमंदी की बात की थी और ये हमें करनी ही चाहिए थी, और हम अक्सर ऐसा ही किया करते थे कि अपना राज किसी दूसरे पर उस वक्त तक जाहिर नहीं करते थे जब तक कि हम मजबूर न हो जाएं और दूसरे आदमी के बारे में हमें यकीन हो जाए कि इसको राज बताने से कुछ नहीं होगा। चुनाचे हमने समदू चरवाहे को ये नहीं बताया था कि ऊपर पहाड़ी पुल को उड़ाना चाहते हैं। कमांडो शेरवान ने उसे यही कहा था कि हम लोग कश्मीर के हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के लिए वहाँ एक खुफिया ठिकाना बनाना चाहते हैं, जहाँ हम भारतीय फौजियों से छीना हुआ असलहा रख सकेंगे और मौका मिलने पर ऊपर जाकर घात लगाकर पुल पर से गुजरते भारतीय फौजी सप्लाई के ट्रकों पर हमला भी कर सकेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचा सकेंगे। समदू चरवाहे के फरिश्तों को ये खबर न थी कि हमने भारतीय फौज के इतने बड़े अहम और मजबूत तरीन पुल को तबाह करने का मंसूबा बनाया हुआ है। समदू उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अभी दिन की रोशनी बाकी है, तुम्हें दूर जाना है, रास्ते में अंधेरा न हो जाए, अभी वक्त है, इसलिए निकल जाओ। मैंने उसे आहिस्ता से बताया कि मैं कल इसी वक्त फिर आऊंगा। उसने कहा, इसी चश्मे पर आकर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारी बकरियां लेकर इसी जगह आ जाऊंगा। मैंने बकरियां उसके हवाले की और वापस रवाना हो गया। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था जब मैं कमांडो शेरवान की पहाड़ी कमीनगाह में पहुंचा। वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही दूसरे कमांडो मुजाहिदों से अलग होकर वो मुझे नीचे तहखाने में ले गया और अंदर दाखिल होते ही बोला, कोई उम्मीद नजर आई? मैंने उसे गार के अंदर की सारी तफसील बताई और कहा, वक्त जरूर लगेगा लेकिन टारगेट मारने की पूरी उम्मीद है। कमांडो ने मुझसे पूछा, तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता दो, सारी चीजें मुहैया कर दी जाएंगी। क्या ख्याल है कि तुम अकेले ये काम कर लोगे? तुम्हारे साथ किसी दूसरे मुजाहिद को न भेज दूं? मैंने कहा, अभी किसी दूसरे मुजाहिद की जरूरत नहीं है, वैसे भी वहाँ 2 आदमियों का जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर जरूरत महसूस हुई तो फिर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें।